हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग ज्योग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है अपना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले आंतरिक संरचना जानने से पहले यह आवश्यक है कि आंतरिक संरचना को किन आधारों पर हम जान सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, सियाल, सीमा, नीफे, ये प्राचीन मॉडल जो था उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया था। तो इस जो विभाजन यह किया गया है, ये जो विभाजन का कारण रहा है, उसमें मेन आधार किसको माना गया था? घनत्व को आधार बनाया गया था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देखते हैं कि ये विभिन्न जो स्रोत हैं, इनसे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आंतरिक संरचना टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जानने के इसके स्रोत कौन से हैं, क्योंकि जब हमें स्रोतों के बारे में पता चल जाएगा तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में आसानी होगी, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ दो प्रकार के स्रोत हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें एक अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, दो प्रकार के हम लोग स्रोत यहाँ देखेंगे, है ना। पहला इसमें देखते हैं प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान। तो प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, और भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक परतों को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो और इसमें दूसरा टॉपिक क्या है? अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें मानव अपने ज्ञान के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो अप्राकृतिक स्रोत में पहला जो इसमें पॉइंट है वो है घनत्व पर आधारित अध्ययन, दूसरा है तापमान पर आधारित अध्ययन, तीसरा है दाब पर आधारित अध्ययन। तो आइए हम लोग एक एक क्रमबद्ध रूप से डिस्कस करते हैं कि एक एक पॉइंट को। तो पहले हम लोग अप्राकृतिक स्रोत देखते हैं, मानव के द्वारा कैसे पृथ्वी के आंतरिक परतों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसको अभी इरेज करते हैं, फिर अगला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है? घनत्व पर आधारित अध्ययन। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, पहला इसमें देखते हैं क्या पृथ्वी का औसत घनत्व ये कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग जानते हैं, पहला इसमें बिंदु देख लिए। दूसरा इसमें हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि जो क्रस्ट का औसत घनत्व, इसमें हम लोग कितना जानते हैं? 2.9। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि जो क्रस्ट है उसका औसत घनत्व 2.9 है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, और जो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। इसका मतलब आंतरिक परतों पे जाने पर कहीं ना कहीं घनत्व में वृद्धि हमें दिखाई देती है। इसी को आधार बनाकर विद्वानों में दो मत आए। देखिए, दूसरा मत तो पृथ्वी घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर दो मत है। पहला मत ये बोलते हैं कि जो पृथ्वी है तो उसकी रासायनिक संरचना और संगठन समान मानते हैं। आंतरिक परतों में एवं संरचना समान मानते हैं।
कि पृथ्वी की आंतरिक परतों पे जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तो रासायनिक संगठन एवं संरचना में समान है। तो बोलते हैं, इसके बाद ये बताते हैं कि जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में दाब वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है डेंसिटी या घनत्व में वृद्धि हो जाती है। पहला मत ये मानता है, क्या मानता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जाने पर रासायनिक संगठन संरचना में समानता है। ठीक है, समानता इसको लिख दे, समानता है, जिससे क्या होता है कि दाब में बढ़ने से डेंसिटी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा मत इसमें क्या मानता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जाने पर रासायनिक संगठन एवं संरचना में असमानता है। इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते थोड़ा सा, यही देख लेते अगला कि संगठन एवं संरचना में असमानता है। ठीक है, इसमें ये इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बोलते हैं सिर्फ दाब को बढ़ाकर ही डेंसिटी की वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो ये बोलते हैं कि दूसरा इसमें विचार ये देते हैं कि आंतरिक परतों में आंतरिक परतों में भारी पदार्थ अधिक हैं। ठीक है, भारी पदार्थों की अधिकता है। इस भारी पदार्थों की अधिकता की वजह से क्या हो रहा है, डेंसिटी में घनत्व में वृद्धि हो जाती है। समझ में आया होगा आपको कि पहला जो बिंदु है उसमें ये बोला जा रहा है कि रासायनिक जो संगठन है और संरचना है इसमें समान है, जिससे दाब में वृद्धि के साथ डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। जबकि दूसरा मत ये बता रहा है कि रासायनिक संगठन और संरचना में असमानता है, तो इससे आंतरिक परतों पर जाने पर भारी पदार्थ अधिक है, इस वजह से डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। ये दो विचार इस पर आते हैं और इन दोनों विचार के बारे में हमें जानना है। और इसका आप जानते भी हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाते हैं तो सियाल, सीमा, नीफे मतलब भारी पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सही साबित हो रहा है। तो फर्स्ट जो घनत्व पर आधारित अध्ययन है उस पर आपको इतना ही बताना है। अब अगला हम लोग इसमें पॉइंट देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? दूसरा पॉइंट क्या था, तापमान पर आधारित अध्ययन। ठीक है, तापमान पर आधारित अध्ययन हम लोग देखते हैं इस पे। तापमान पर आधारित अध्ययन। तापमान पर आधारित अध्ययन में देखते हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर तापमान में कितना तापमान में वृद्धि हो रही है। ये जो वृद्धि होती है ये पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है यहाँ 100 मीटर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। और जो इसका बढ़ने का दर होता है जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक परतों पे आते हैं वह क्या होता है कि अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता जाता है। तो तापमान पर आधारित अध्ययन से हमें क्या पता चला कि जैसे ही हम 100 किलोमीटर का अगर अंदर जाएंगे तो पृथ्वी की अवस्था कैसी हो जाएगी, तरल अवस्था में भाग दिखाई देगी। जिससे संबंध किसका है, दुर्बल मंडल में। इसका हम क्या करते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि इसका हमें दिखाई देता है। तो ये हम लोग क्या समझा कि तापमान पर आधारित अध्ययन पर जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग पे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। और यह तापमान में जो वृद्धि होती है वह
आंतरिक परतों में अपेक्षाकृत कम होती है। इसीलिए क्या होता है कि 100 किलोमीटर तक जाते जाते क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था मिलती है जिसे हम दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जहाँ एक तरल अवस्था या उसमें सेमी लिक्विड अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ आप इतना समझ गए हैं। अगला टॉपिक अपना देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और इसका देखिए अध्ययन करने का मेन हम लोग का पर्पज़ क्या है कि अगर हम तापमान, घनत्व, दाब पर आधारित अध्ययन कर लेते हैं तो मानव जिस प्रकार से इसका ये भूगोलवेत्ता जिस प्रकार से जानने का इसको प्रयास किए हैं, उन स्रोतों को अगर हम लोग भी जान जाएंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो बनावट है उसको अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए इन स्रोतों को जानना आवश्यक है। और आपसे अलग से क्वेश्चन अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आइए तीसरा हम लोग का बिंदु इसमें क्या था, दाब पर आधारित अध्ययन। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो क्या था तीसरा पॉइंट, दाब पर आधारित अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर जाने पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे अंदर की परतों में जाएंगे तो दाब में वृद्धि होती है। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर का सीधा संबंध किससे होता है, मेल्टिंग पॉइंट से। पदार्थ के गलनांक से। ठीक है, किससे संबंध, प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, सीधा संबंध होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर के परतों पे जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। साथ ही इसमें दूसरा एक तथ्य ये भी है कि कोई भी पदार्थ जैसे जैसे अंदर परतों में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर में भी वृद्धि होती है। तो अधिक तापमान के बाद भी क्या हो सकता है कि कोई भी तत्व या पृथ्वी की आंतरिक परतें, तापमान अधिक होने के बाद भी प्रेशर अगर अधिक होगा तो कोई भी तत्व या पृथ्वी की आंतरिक परतें किस अवस्था में रह सकती हैं, ठोस अवस्था में या जमी हुई अवस्था में रह सकती हैं। तो इसका आधार हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे जैसे दाब में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि पदार्थ की जो अवस्था चेंज हो जानी चाहिए, जो पदार्थ कैसा होना चाहिए, तरल अवस्था में हो जाना चाहिए। तो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने से, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, पदार्थ का बढ़ जाने से वह क्या अवस्था होगी उसकी, ठोस अवस्था। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग क्या देख सकते हैं, पृथ्वी का आंतरिक कोर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो हम लोग दाब पर आधारित अध्ययन में क्या देखा कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक परतों पे आते हैं तो दाब में वृद्धि होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट से सीधा संबंध होता है, जो पदार्थ के गलनांक। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो पदार्थ का गलनांक बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर के परतों में जाती है तो तापमान वृद्धि के साथ प्रेशर में भी वृद्धि होती जाती है, प्रेशर भी वृद्धि होता है, अधिक है। तो अधिक तापमान में भी कोई वस्तु कैसी रह सकती है, कोई तत्व कैसा रह सकता है, ठोस अवस्था में रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पदार्थ का गलनांक भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वह किस अवस्था में है, जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था में पाया जाता है। जहाँ पी तरंग, जो भूकंप के आधारित अभी जो अध्ययन हम लोग अगला बिंदु देखेंगे, उस पे अपना जानने का यही स्रोत रहेगा कि पृथ्वी की जब आंतरिक परतों में यहाँ हम कोर का भाग देखें तो पी तरंगों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह भाग कैसा है, ठोस अवस्था में स्थित है।
तो ये हम लोग ने अप्राकृतिक स्रोत को देख लिए हैं, और अप्राकृतिक स्रोत के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो प्राकृतिक स्रोत है, और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, आइए हम तो ठीक दोस्तों, ये देखते हैं अगला। इसमें प्राकृतिक स्रोत हो गया, प्राकृतिक स्रोत सॉरी हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत देखते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में दो स्रोत हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो हम लोग भूकंप विज्ञान पर आधारित देखते हैं। तो भूकंप के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो जो भूकंप विज्ञान पर आधारित अध्ययन है, इसे सूक्ष्म अध्ययन या सूक्ष्म विधि के द्वारा किया गया अध्ययन बोलते हैं, क्योंकि भूकंप के द्वारा ही पृथ्वी की वास्तविक संरचना का आंतरिक परतों की जानकारी प्राप्त होती है। और भूकंप विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और इस सिस्मोलॉजी के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक परतों का जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भूकंप विज्ञान के पॉइंट को। देखिए, भूकंप विज्ञान के आधार पर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भूकंप सबसे पहले जहां सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, भूकंप मूल, है ना। भूकंप मूल ये फोकस बोलते हैं। और जहां भूकंप के सबसे पहले प्रभाव दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र बोलते हैं, ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि भूकंप सबसे पहले जहां उसके झटके महसूस किए जाते हैं वो अधिकेंद्र, जहां सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल बोलते हैं। तो भूकंप विज्ञान पर आधारित भूकंप एक क्या है? भूकंप एक तरंग होती है, तरंग के रूप में कार्य करती है। तो भूकंप विज्ञान के जो ये तरंगे होती है, तीन प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जो इसके प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार से इसको देखते हैं, और इन्हीं तीनों प्रकार की तरंगों के अध्ययन के आधार पर हम यह पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि इन तरंगों की जो विशेषता होती है वही विशेषता यह बताती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो भूकंप, ये जो टॉपिक है, जो भूकंप टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ने का सिर्फ ये हम लोग का मतलब है कि इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो, और उस आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत भी क्या है? भूकंप है। क्योंकि इसमें सभी पहलुओं के बारे में, सभी पहलुओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो तरंगों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको भूकंप के प्रकार बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है? देखिए, तीन प्रकार की तरंगे इसमें होती हैं। पी तरंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं आप? दूसरा कौन सा है? एस तरंगे, या इसको क्या बोलते हैं? फिर इसमें लास्ट में कौन सा आ जाएगा? एल तरंग, है ना। लव तरंग, या इसको क्या बोलते हैं? सतही या धरातली, है ना। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और सतही तरंगे या धरातली तरंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। तो प्राथमिक तरंगे का ये कैसी तरंग होती हैं? बहुत बढ़िया। अनुदैर्घ्य तरंगे, ये
और सतही तरंगें कैसी होती हैं? इसमें दोनों का प्रभाव होता है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होंगे। देखिए अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगे हम लोग देखते हैं। आप यांत्रिक तरंगे जानते होंगे। ये यांत्रिक तरंगे के दो भाग होते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगों के दो भाग कौन कौन से हो गए, है ना? अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आ रही है? तो यांत्रिक तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन पे कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के समान ही क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंग है जिनमें कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे भी कैसी होंगी? कणों का कंपन होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जब अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं कि जब कणों के कंपन की दिशा, कणों की कंपन की दिशा और तरंग की दिशा एक समान हो। कणों की कंपन की दिशा भी एक ही तरफ है। जैसे देखिए तरंग ऐसे चल रही है, कणों का कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रसरण और संकुचन हो रहा है, तो कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? फिर देखिए इसमें जो दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग हो गई। तो अनुप्रस्थ तरंग में भी क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण। तरंग ऐसे जा रही है, ऊर्जा मतलब ऐसे जा रही है, देखिए उसमें तरंग का ये प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? अणुओं की गति के लंबवत होगी, ठीक है। तो दूसरे में क्या है? कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है और अनुदैर्घ्य तरंग में कैसा होता है? समानांतर होगा उसके। तो ये आप क्लियर हो गया। तो प्राथमिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और जो एस तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और सतही तरंगे हैं जिसमें दोनों प्रभाव होते हैं। प्राथमिक तरंगों का जो ये टाइप होता है ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। किसकी? ध्वनि तरंग के समान ये होती हैं। और जो द्वितीयक तरंग होती है कैसे होंगे? प्रकाश तरंग के समान। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ प्रभाव कैसा होगा? ये दोनों के समान होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे दिखाई देना बंद हो गया तो हम लोग ऊपर यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? ठीक है, ऊपर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो गति देखते हैं। गति सबसे ज़्यादा पी की तरंग को, क्योंकि पी तरंगें सबसे पहले सतह पे पहुंचती हैं। तो गति सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पी तरंगों की गति सबसे अधिक होगी। और P की सबसे अगर अधिक होगी तो S तरंग की गति कैसे होगी? P से कम होगी। और जो L होगी इसकी सबसे कम होगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? देख लीजिए, जहाँ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। लिख लिए। तो यहाँ हम लोग जो तरंगों के प्रकार देखा, उन तरंगों की विशेषताओं के आधार पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पहला इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा? भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध है। इसका मतलब यह है कि भूकंपीय तरंगों की गति अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जाते हैं तो भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। तो विद्वानों ने ऐसा माना कि पदार्थों के घनत्व में इस कारण से वृद्धि होती है और इसी घनत्व को आधार बनाकर जो स्वेस महोदय है उन्होंने सियाल, सीमा और नीफे में पृथ्वी का डिवीज़न परतों के रूप में विभाजन किया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो यहाँ हम लोगों ने क्या समझा कि पृथ्वी के आंतरिक परतों पे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इसका कंक्लूजन पॉइंट ये रहा। अभी मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा कि इसका आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। फिर दूसरा इसमें पॉइंट, ये कीवर्ड हैं जो आपके थॉट को बढ़ाएंगे और ये साइंस के रूप में आपको बिल्कुल हरदम रूल के रूप में काम आएंगे, तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला। दूसरा, भूकंपी तरंगों का वक्राकार मार्ग। देखिए आप यहाँ देखिए, जो भूकंप की तरंग है सीधी नहीं चल रही है, कैसे? वक्र बनाते हुए चल रही है। इसका मतलब है कि क्योंकि रासायनिक संरचना और संगठन अगर समान होगा तो जो गति होनी चाहिए भूकंप की तरंगों की वो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जब यह अध्ययन किया गया तो देखा गया कि भूकंप की तरंगें वक्राकार मार्ग में चलती हैं। इससे यह भी पता चला कि रासायनिक संरचना और संगठन में पृथ्वी के आंतरिक परतों में कहीं ना कहीं क्या है, असमानताएं हैं, विसंगतियां हैं। इसलिए जैसे जैसे वक्राकार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर की परतों पे जाने पर क्या हो रहा है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। दूसरा, यहाँ भी घनत्व का पता चल रहा है, यहाँ भी, क्योंकि तरंगों को गति के पदार्थ से सीधा संबंध है घनत्व से। तो यहाँ वक्राकार मार्ग को धारण कर रहे हैं, इसका मतलब है रासायनिक संरचना और संगठन में अंतर आ रहा है। तो अंतर क्या आ रहा है कि अंदर की परतों में घनत्व बढ़ रहा है। 2 पॉइंट हो गए आपके कंक्लूजन के रूप में। तीसरा, पी तरंगों की गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं। जो पी तरंग है, यह प्राथमिक तरंग है। यह तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं में गति इसकी होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी की जो पी तरंग है, ठोस, तरल, तीनों गैस है। तो पृथ्वी के सभी भागों पर क्या हो रहा है, पी तरंग का प्रभाव हो रहा है। लेकिन पी तरंग का जिन क्षेत्र में प्रभाव नहीं हो रहा, उससे भी अध्ययन ये पता चलता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पी तरंग का प्रभाव नहीं हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, एस तरंग। एस तरंग केवल ठोस पदार्थों से निर्मित परतों पर गति करती है। जब ठोस पदार्थों पर गति करती है तो इसका मतलब है कि तरल अवस्था जो होगी पृथ्वी की, वहाँ इसकी गति नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, कि जो तरल अवस्था होगी वहाँ इसकी गति क्या होगी, नहीं होगी। और अगर तरल अवस्था में गति नहीं होगी तो यह हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी आंतरिक संरचना है जहाँ वो कैसी है, तरल अवस्था में है या जमी हुई अवस्था में है। तो हम लोगों ने क्या देखा, भूकंपी तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। इसी को आधार बनाकर बोला गया भूकंपी तरंगों का अगर वक्राकार मार्ग हो रहा है, इसका मतलब है कि रासायनिक संरचना और संगठन में अंतर आ रहा है, जिससे वक्राकार का मतलब है गति में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ घनत्व पृथ्वी की आंतरिक परतों में बढ़ता जा रहा है। तीसरा पॉइंट, पी तरंग जो होती है ठोस, तरल तीनों माध्यम में चलती है। एस तरंग केवल ठोस पदार्थों से निर्मित परतों पे गति करती है। फिर हम लोग इसका ये अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे जो ये सीधी वाली हम लोगों ने यहाँ लाइन ये बनाई है, ये कौन सी, पी तरंग, क्योंकि पी तरंग की गति सबसे ज़्यादा होती है। पी तरंग की गति ज़्यादा होगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। तो यहाँ सीधी सीधी लाइन है जो पी रेखा हम लोगों ने बनाया पी तरंगों की। फिर एस जो जिग जैग में थोड़ा चल रही हैं, ये कौन सी हैं, एस तरंगे हैं। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये एस तरंगे हैं। फिर देखिए जैसे देखिए ये आंतरिक बाय कोर है, ये इस बाय कोर में क्या है कि जैसे ही पी तरंग की गति यहाँ तो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जैसे ही आंतरिक कोर पे आती है तो इसकी गति क्या हो रही है, धीमी हो रही है, गति में कमी आ रही है। इससे यह पता चल रहा है कि यह तरल अवस्था में हो सकता है, पहला। दूसरा, ये कौन सी तरंग है, ये एस तरंग है, ये यहाँ एस तरंग है, ये बनी हुई है। जो एस तरंग है, एस तरंग यहाँ क्या हो रही है, यहाँ इसकी गति नहीं हो रही है, यहाँ गति इसकी क्या दिखाई नहीं दे रही है। एस तरंग यहाँ दिखाई नहीं दे, जिससे एस तरंग इन क्षेत्रों में क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। तो पी तरंग और एस तरंग, पी तरंग की जहाँ बाह्य कोर में गति में कमी आ रही है, वहीं आंतरिक कोर में पी तरंग की गति में वृद्धि हो रही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो बाह्य कोर है वो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है। समझ रहे हैं, क्योंकि एस तरंगों का प्रभाव यहाँ नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर कैसा है, यहाँ पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि देखी जाती है। इसका मतलब है कि तापमान अधिक होने के बाद भी यहाँ क्या है, प्रेशर
ज़्यादा है, प्रेशर अधिक है। प्रेशर अधिक होने से क्या हो रहा है, यह अवस्था यहाँ ठोस अवस्था में, या इसे दूसरी भाषा में जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था या इसकी जमी हुई अवस्था की विशेषता बताता है, क्योंकि यहाँ पी तरंग की आकस्मिक गति तीव्र हो जाती है। तीव्र गति से बढ़ने के कारण यह विद्वानों ने माना कि जो भूकंपी ये क्षेत्र होता है, मतलब जो यह आंतरिक कोर होता है, आंतरिक कोर की कहीं न कहीं अवस्था ठोस या जमी हुई अवस्था है। तो हम लोगों ने यहाँ जो भूकंप विज्ञान पर आधारित है, ये इसका कंक्लूजन रहा। पहले हम लोगों ने क्या देखा, भूकंप की क्या होती, भूकंप एक तरंग के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग या धरातली तरंग। उसके बाद उसकी हम लोग विशेषता देखा कि प्राथमिक तरंगें कैसी होती हैं, द्वितीयक कैसी होती है और सतही तरंग कैसी होती है। वैसे ये भूगोल का भूकंप पे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्ययन करने के लिए यहाँ हम लोग इन विशेषताओं को जानने के लिए हम लोग भूकंप का अध्ययन किए। तो पहला ये देखा हम लोगों ने, दूसरा भूकंपी तरंग को वक्राकार में, तीसरा देखा पी तरंगे ठोस तरल गैस तीनों अवस्था में, एस तरंगे। इससे हम लोगों ने निष्कर्ष यह निकाला कि आंतरिक कोर कैसा है, जमी हुई अवस्था में है, और जो बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में है। और धरातल में जो प्रभाव होता है वो कौन से तरंग का होता है, सबसे ज़्यादा एल तरंग का, ठीक है, जिसे धरातली या सतही तरंग बोलते हैं। इसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी की अभी जो संरचना पढ़ेंगे उसमें सियाल सीमा नीफे पढ़ेंगे, और फिर एक और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, कोर इसको, ये हम लोग अध्ययन अभी अगले जो टॉपिक अपना होगा उस पर अध्ययन करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए एक बार कि किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं जी जी, हाँ, तो इसको लिख लीजिए। देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखिएगा, जल्दी बोलेंगे, है ना। पृथ्वी की आंतरिक, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन में जब घनत्व, तापमान, दाब, क्या बोला, घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसके बाद भूकंप पर या भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। इसके बाद या भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। इस अध्ययन के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति, इस अध्ययन के आधार पर भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंगों के रूप में होती है। पी, एस और एल तरंगों के रूप में होती है। लिख लिया। अगला लिखिए। पी और एस पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली पिंड तरंग होती हैं। पी और एस पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली पिंड तरंगें होती हैं। इन्हीं तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों में तरंग की गति में होने वाली वृद्धि के कारण, पृथ्वी के आंतरिक परतों में तरंग की गति में होने वाली वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हुआ कि आंतरिक परतों का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक है, जहाँ समान रासायनिक संरचना और संगठन, रासायनिक संगठन, जहाँ, फिर से लिखिए, जहाँ आंतरिक परतों का समान रासायनिक संरचना और संगठन
वाली परतों में तरंग का मार्ग सीधा होता है, वहीं पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपी तरंगों के वक्राकार मार्ग होने के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। जहाँ P या प्राथमिक तरंग ठोस तरल क्या है, जहाँ P तरंग ठोस तरल और गैस माध्यम से होकर गमन कर सकते हैं, ये घट सकती है, वहीं S या द्वितीयक तरंग केवल ठोस पदार्थों से निर्मित परतों में गति कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाता है ना, लिखते वक्त भी सोचते चलना है कि क्या चल रहा है। कहाँ तक लिख लिए? S या द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों से निर्मित परतों में ही गमन करते हैं। सतह से गुटेनबर्ग असंतत तक P और S तरंग का प्रभाव होने के कारण, हम लोग ये अभी समझ लेंगे गुटेनबर्ग कहाँ है, आप लिख लीजिए। अगला जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले यही आपको बता देंगे, ठीक है, पर आपको समझ में आ जाएगा। P और S तरंग का प्रभाव होने के कारण, सतह से गुटेनबर्ग असंतत तक P और S तरंग का प्रभाव होने के कारण, जहाँ यह स्पष्ट हुआ कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में हैं, वहीं गुटेनबर्ग असंतत के बाद S तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। ये वाला जो हम लोगों ने पार्ट देखा था, कौन सा? बाह्य कोर के बाहर वाला, ये वाला पार्ट कौन सा है? इसे गुटेनबर्ग बोलेंगे, है ना। तो हम लोग अगले वाले टॉपिक में देख लेंगे इसको। तो कहाँ तक पहुँचे आप लोग? गुटेनबर्ग असंतत के बाद S तरंगों के विलुप्त हो जाने, S तरंग यहाँ क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है, आप लोग देखा था। S तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि बाह्य कोर के पदार्थ कैसे हैं? तरल अवस्था में है। ठीक है, बाह्य कोर में P तरंग का प्रभाव, बाह्य कोर में P तरंग का प्रभाव कैसा हो रहा था? कम हो रहा था। गति उसकी कैसी हो रही थी? P तरंग की गति में, बाह्य कोर की बात चल रही है ना, हाँ, बाह्य कोर में क्या हो रहा है? P तरंग की गति में कम हो जा रही थी, वृद्धि के वजह से क्या हो रहा था? कम हो जाती है। वहीं लेहमन असंतत, P तरंग की गति वृद्धि के बजाय क्या हो रही थी? कम हो जाती है। जबकि आंतरिक कोर में क्या हो रहा है? जबकि आंतरिक कोर में या लेहमन असंतत के बाद P के गति में आकस्मिक वृद्धि से, P तरंग की गति में आकस्मिक वृद्धि से यह स्पष्ट हो गया कि आंतरिक भाग जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था में है। तो P की आकस्मिक या अत्यधिक गति बढ़ जाने के कारण यह पता चलता है कि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में या जमी हुई अवस्था में है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, और इसके बाद हम लोग इसमें लेक्चर भी लिख लिया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का अगली जो क्लास होगी आंतरिक संरचना पे होगी। ठीक है, मिलते हैं, ओके।